Hello everyone, myself Meenakshi Chauhan, Assistant Professor of IT Department at GD Memorial College. GD Memorial College की YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पूरी वीडियो के अंदर डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन, डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स, उसके क्लासिफिकेशंस, उसके ओवरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि ये सारे ही इस पिक्चर के थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि ये डेटा स्ट्रक्चर का ही सब्जेक्ट है। ये सारे टाइप्स डेटा स्ट्रक्चर के ही हैं। जैसे बहुत बड़े लार्ज डेटा को शॉर्ट करने के लिए, शॉर्ट टर्म्स बनाने के लिए डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। उसको एक्सेस करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर का यूज हम कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डेटा and what is the structure. Data is a set of the processing data and processing informations that means number, strings, audio, video and then etc formats. And structure is a row and column material format that is called structure. And what is the data structure? Data structure is a way of organize storing data, access data. जो डेटा स्टोर करता है, डेटा स्ट्रक्चर जो डेटा स्टोर करता है उसको एक्सेस करने के लिए, उसको मैथमेटिकल लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशंस के लिए डेटा स्ट्रक्चर का हम बेसिकली यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशंस हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों पर हम इसका यूज करते हैं। मैथमेटिकल और लॉजिकल टर्म्स बनाने के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर का बेसिकली यूज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म्स बनाने के लिए डेटा स्ट्रक्चर का बेसिकली हम यूज कर सकते हैं। जैसे लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो होता है जो एक ही सीक्वेंस में चलता है, जिनका डेटा सीक्वेंस में रहता है। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिनका कोई सीक्वेंस नहीं होता है, ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जिसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है। जैसे आगे हम बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली दो टाइप्स के होता है। क्लासिफिकेशंस टू टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर सारे जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं? प्रिमिटिव्स के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए इंटीजर, कैरेक्टर, बूलियन, स्ट्रिंग, पॉइंटर्स, फ्लोट्स, ये सारे डेटा टाइप्स है वो प्रिमिटिव के अंदर आते हैं। एंड देन नॉन प्रिमिटिव के अंदर लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर मीन्स जो डेटा सीक्वेंस में होता है, ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे पास में सीक्वेंस में होते हैं वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिनका कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं होता है। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी टू टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक एंड देन डायनामिक। स्टैटिक्स जिनकी साइज हमेशा फिक्स्ड रहती है, जितनी हम एलोकेट करते हैं उतनी ही बेसिकली उसकी साइज रहती है। और डायनामिक जिनकी साइज नॉट फिक्स्ड रहती है। स्टैटिक के अंदर फॉर एग्जांपल के लिए एरे एंड देन डायनामिक के अंदर लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, इन सब की साइज है जो नॉट फिक्स्ड रहती है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली ट्री और ग्राफ्स जो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, क्योंकि इनका जो एलिमेंट्स है, इनका जो डेटा है वो नॉट फिक्स्ड रहता है। आगे अगर हम बात करें तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कौन आते हैं? एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी स्टैटिक एंड देन डायनामिक, और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ट्री एंड ग्राफ। आगे हम अगर स्टैटिक की बात करें तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, स्टैटिक के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा एरे। एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो सपोज हमारे पास में एक 10 नंबर के एलिमेंट्स है, 10 नंबर का हमने एक एरे लिया है, बट उसकी जो इंडेक्सिंग वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे वो 0 से करेंगे। एरे की स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू 0 से ही स्टार्ट होती है, तो 0 से लेकर के 9 तक उसकी स्टार्टिंग वैल्यू रहेगी। अगर हमने 0 जो एलिमेंट है उसका डेटा टाइप लिया है इंटीजर, तो बाकी के जो भी रिमेनिंग डेटा टाइप्स है, रिमेनिंग एलिमेंट्स है, उन सबका डेटा टाइप्स भी हमें इंटीजर ही रखना पड़ेगा। अदरवाइज हम फ्लोट, स्ट्रिंग्स, पॉइंटर्स, कैरेक्टर्स हम उसके अंदर नहीं रख सकते हैं, बिकॉज एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा। होमोजेनियस डेटा मीन्स एक ही टाइप के सिमिलर टाइप्स के डेटा, तो दैट इज द कॉल्ड एरे। नेक्स्ट एरे के बाद आता है हमारा डायनामिक के अंदर स्टैक। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट
बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका टाइप है, इसका ओवरव्यू अपने आप में ही बहुत बड़ा है। स्टैक क्या है? स्टैक भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो LIFO टर्म्स पर वर्क करता है। LIFO दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या है? फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने एक बॉक्स लिया है, उसमें एलिमेंट्स के लिए हमने फॉर एग्जाम्पल के लिए प्लेट्स ली है। एक बॉक्स है हमारे पास में, उसमें मल्टीपल प्लेट्स पड़ी है। अगर हम उस प्लेट्स को वन बाय वन उसके अंदर इंसर्ट करना चाहे तो वो स्टैक के अंदर कहलाएगा पुश। अगर हम उसको वन बाय वन उस प्लेट्स को रिमूव करना चाहे, उसको डिलीट करना चाहे, तो वो कहलाएगा पॉप। तो स्टैक के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करना कहलाता है पुश और एलिमेंट को डिलीट करना कहलाता है पॉप। तो जो सबसे लास्ट में जो हमने प्लेट्स रखी थी, जो हमारी प्लेट सबसे लास्ट में थी, उसको हमने सबसे पहले बार रिमूव किया। इसलिए इस ऑर्डर को लास्ट इन फर्स्ट आउट कहा जाता है। जो स्टैक के अंदर जो एलिमेंट्स हम सबसे एंड में इंसर्ट करेंगे, सबसे लास्ट में इंसर्ट करेंगे, उसको हम सबसे पहले बार रिमूव करेंगे। अब हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम बीच में से कोई एलिमेंट्स को रिमूव करें, नो। तो इसलिए इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट कहा जाता है। स्टैक जो होता है बेसिकली LIFO ऑर्डर पर वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा आता है, स्टैक के ही बेसिक कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे पुश, एलिमेंट को इंसर्ट करना, स्टैक के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करना पुश कहलाता है। स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को रिमूव करना पॉप कहलाता है। एंड देन टॉप, हमारे पास एक नंबर ऑफ स्टैक है, इसमें सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट्स है उसको स्टैक का टॉप एलिमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है इज एम्प्टी। हमारी स्टैक वन बाय वन पूरी रिमूव हो चुकी है, वन बाय वन हमने उसको पूरा पॉप कर दिया है, तो हमारी स्टैक पूरी खाली हो चुकी है। तो इस कंडीशन में हम उसको कहेंगे इज एम्प्टी। अगर इज एम्प्टी कहेंगे अगर हमारी स्टैक पूरी तरीके से फुल हो जाती है, मतलब हमने स्टैक की इनिशियल वैल्यू हमने दी है जैसे 10 के बाद में अगर हम इसमें 11 एलिमेंट इंसर्ट करना चाहे तो उस कंडीशन में हमारे पास आ जाएगा इज फुल कंडीशन। स्टैक ऑलरेडी इज फुल कंडीशन में जा चुकी है। इसके बाद आता है पुश ऑपरेशंस। हम एल्गोरिथम्स के थ्रू, इसको डायग्राम्स के थ्रू समझ सकते हैं कि जो टॉप एलिमेंट है वो इक्वल्स टू टॉप प्लस 1। टॉप एलिमेंट्स यहां में हमने 4 एलिमेंट्स लिए हैं, 10, 20, 30 एंड देन 40। हमारा इसके अंदर टॉप के अंदर है 40 एलिमेंट्स है, जो हमारा क्या है अभी फिलहाल टॉप पोजीशन पे है। तो टॉप में हमारे पास में कौन है? जो सबसे ऊपर वाला है टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1। सपोज हमारे पास में अभी टॉप में सिर्फ ओनली फॉर 30 है, तो अभी हमारे पास में टॉप पोजीशन पे कौन है? 30। अब टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1, तो टॉप इक्वल्स टू 30 प्लस 1, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? जो 40 जो एलिमेंट्स है वो हमारा इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से इंसर्ट करने के लिए +1 टॉप में +1 इंक्रीमेंट होता जाएगा। इस तरीके से ये स्टैक पूरी ओवरफ्लो कंडीशन में स्टैक पूरी फुल हो जाएगी, हम उसके अंदर 1 बाय 1 एड ऑन करते जाएंगे। स्टैक अगर हमारी इसके अंदर पूरी फुल हो जाती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है ओवरफ्लो कंडीशन। उस कंडीशन को स्टैक में कहा जाता है ओवरफ्लो कंडीशन। नेक्स्ट, सेम इसी तरीके से पॉप ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो डायग्राम्स के थ्रू हमारे पास में भी है 40 एलिमेंट्स। इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू हमारे पास है 40 तक, 4 एलिमेंट्स है हमारे पास में। अगर इसको 1 बाय 1 रिमूव करना है, अभी हमारे पास टॉप पोजीशन पर कौन है? 40। अगर इसको 1 बाय 1 हमें रिमूव करना है तो टॉप इक्वल्स टू -1, जो हमारा टॉप एलिमेंट्स है उसमें से 1 बाय 1 एलिमेंट माइनस होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो अभी हमारे पास में टॉप पोजीशन पर 40 है, जैसे ही हम उसको पॉप करेंगे तो अभी हमारे पास नेक्स्ट फिर हम देखेंगे कि हमारे पास टॉप पोजीशन पर कौन आ गया? 30। इस तरीके से ये -1 चलता जाएगा और स्टैक हमारी पूरी खाली हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे अंडरफ्लो कंडीशन। अगर स्टैक हमारी पूरी फुल हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओवरफ्लो कंडीशन, और स्टैक हमारी पूरी खाली हो जाए पॉप के थ्रू तो उसको हम कहेंगे अंडरफ्लो कंडीशंस। नेक्स्ट आता है टॉप और पीक ऑपरेशंस। अगर हमारे पास में इंडेक्सिंग वैल्यू है इंडेक्स इक्वल्स टू टॉप, अभी हमारे पास में इंडेक्स में टॉप एलिमेंट्स पर कौन है? 40।
तो ये हमारा कहलाएगा टॉप एलिमेंट या फिर पीक एलिमेंट। इसको हम बोलेंगे टॉप ऑपरेशन या फिर पीक ऑपरेशन स्टैक के अंदर। नेक्स्ट इज एम्प्टी। अगर हम वन बाय वन एलिमेंट्स को डिलीट कर रहे हैं, वन बाय वन पॉप के थ्रू एलिमेंट्स को डिलीट कर रहे हैं, माइनस वन कर रहे हैं, टॉप इक्वल्स टू -1 कर रहे हैं, तो अगर इस तरीके से हमारी स्टैक पूरी खाली हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इज एम्प्टी कंडीशन। सपोजली यहाँ पे डायग्राम के थ्रू अभी हमारे पास में ये स्टैक पूरी फुल हो चुकी है, स्टैक में पूरे आइटम्स हमारे पास है, तो ये कंडीशन क्या बताएगा हमें? फॉल्स कंडीशन बताएगा। क्यों? हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? इज एम्प्टी ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे इज एम्प्टी कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स कंडीशन में चली जाएगी। अगर वन बाय वन ये सारे एलिमेंट सारे ऑपरेशंस डिलीट हो गए, पूरी स्टैक हमारी पूरी खाली हो चुकी है, टॉप में -1 हो चुका है, तो इस तरीके से पूरी खाली हो जाने के बाद में, पूरी एम्प्टी हो जाने के बाद में हमारी इज एम्प्टी कंडीशन हो जाएगी ट्रू। नेक्स्ट इस फुल कंडीशन भी सेम इसी तरीके से है। डायग्राम्स के थ्रू इसकी जो कैपेसिटी है, डायग्राम्स के थ्रू इसकी कैपेसिटी अगर हम देखें तो अभी इसकी कैपेसिटी कितनी है? पूरी 40 तक जो हमने कैपेसिटी 4 दे रखी है वो इसकी पूरी फुल है, तो हमारे पास में कंडीशन रहेगी ट्रू, क्योंकि ये क्या है? इज फुल ऑपरेशन। अगर ये हमारा वन बाय वन खाली हो जाए तो ये कंडीशन क्या रहेगी? फॉल। अगर हम इसमें इंसर्ट करते जाए और हमारे स्टैक पूरा फुल हो जाए तो वो इज फुल कंडीशन के अंदर आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्टैक के बाद आता है डेटा स्ट्रक्चर का टाइप। नेक्स्ट टाइप आता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्यू। क्यू क्या होता है? क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो फीफो ऑर्डर पर वर्क करता है। फीफो दैट मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट दैट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेकर के समझे तो जनरल वे में हम बैंक की कतार में जाते हैं। क्यू दैट मीन्स, क्यू का मतलब क्या होता है? जनरल हमारी लैंग्वेज में हम बात करें तो लाइन या कतार। तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी क्यू भी सेम वही चीज है, लाइन या कतार। अब नेक्स्ट हम बात करें फीफो की, तो जनरल वे में, जनरल फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बैंक की लाइन में जाते हैं, टिकट रिजर्वेशन की लाइन में जाते हैं, तो जो पर्सन सबसे फर्स्ट नंबर पे गया है, सबसे फर्स्ट लाइन के अंदर गया है, वो सबसे पहले अपना वर्क कंप्लीट करके, अपना टिकट्स लेकर के वो सबसे पहले वहीं से बाहर हो जाएगा। तो जो क्या होगा? सबसे पहले जो एलिमेंट्स आएगा वो सबसे पहले अपना वर्क करके रिमूव होगा, तो इसलिए इस कंडीशन को क्या कहते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बैंक की लाइन में भी यही होता है, अपना चेक सबसे पहले जो पर्सन जाएगा वो अपना वर्क कंप्लीट करके, एक्सेस करके सबसे पहले उसी को ही बाहर निकलेगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आएगा वह सबसे एलिमेंट्स अपना वर्क कंप्लीट करके बाहर जाएगा। अब हम डायग्राम के थ्रू समझे तो हमारे पास ये क्यू है। इस क्यू के अंदर जो एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है तो उसको क्यू के अंदर कहा जाता है एन क्यू। जो एलिमेंट्स हमारा डिलीट हो रहा है, मतलब ये कतार है, इस लाइन में अगर कोई पर्सन ऐड होता जाएगा तो उसको बोलेंगे एन क्यू। अगर कोई डिलीट होता जाएगा, अपना वर्क कंप्लीट करके जाएगा, तो उसको बोलेंगे डी क्यू। तो एलिमेंट को इंसर्ट करना क्यू के अंदर कहलाता है एन क्यू, एलिमेंट को डिलीट करना कहलाता है डी क्यू। अब इस स्टैक के, इस क्यू के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको बोलते हैं फ्रंट या हेड। जो सबसे लास्ट एलिमेंट है उसको कहा जाता है बैक, टेल या रियर। जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है उसको फ्रंट हेड, जो सबसे लास्ट एलिमेंट है उसको बैक, रियर या टेल कहा जाता है। आगे हम इसकी बात करें तो हमारे पास में ये क्यू है, अभी आप देख सकते हैं कि ये क्यू पूरी खाली है, ये लाइन पूरी खाली है, ये लाइन अभी पूरी खाली है, तो इसको बोलेंगे एम्प्टी क्यू। अब हमने इसमें इंसर्ट किया है, हमने इसमें 1 इंसर्ट किया है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे एन क्यू। नेक्स्ट में हमने वापस सेकंड नंबर ऑफ पोजीशन भी इसके अंदर इंसर्ट किया है, तो उस कंडीशन को भी हम बोलेंगे एन क्यू। अब क्या करेंगे, जो सबसे पहले 1 एलिमेंट को इंसर्ट किया था वो सबसे पहले बाहर आएगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डी क्यू। तो एलिमेंट को इंसर्ट करना कहलाता है एन क्यू एंड देन एलिमेंट को डिलीट करना कहलाता है डी क्यू। नेक्स्ट हम आगे इसमें क्यू के अंदर ही बात करें तो फ्रंट जो हमारी क्यू है
उसमें सबसे जो फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है, यानी कि एक कतार है, उसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे जो पर्सन है उसको हम बोलेंगे फ्रंट, एंड देन जो सबसे लास्ट पोजीशन पे जो पर्सन है या एलिमेंट्स है उसको हम बोलेंगे रियर, फ्रंट एंड रियर। नेक्स्ट हम इसकी साइज की बात करें तो ये साइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर डिपेंड करती है। करंटली नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, क्योंकि साइज 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है एंड देन 30 भी हो सकती है। इसकी कोई साइज लिमिट फिक्स नहीं होती है, क्योंकि ये डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैटिक की साइज फिक्स्ड रहती है, डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर की साइज नॉट फिक्स्ड रहती है। हम कैपेसिटी की अगर इसकी बात करें तो मैक्सिमम नंबर पर डिपेंड करता है क्यों कितना उसको होल्ड कर सके। तो कैपेसिटी क्या करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर डिपेंड रहता है। नेक्स्ट एनक्यू, अगर इसको एल्गोरिथम्स के थ्रू हम समझे कि सबसे पहले हम उसको चेक करें कि क्यू हमारा फुल है या नहीं है। अगर क्यू हमारा फुल है तो वो ओवरफ्लो कंडीशन में एरर दे देगा कि क्यू हमारा फुल है। तो फुल है तो वो कैसे फुल हुआ है, हमने सबसे पहले इसमें एनक्यू किया है। सबसे पहले 7 नंबर को एनक्यू किया है, यानी कि इंसर्ट किया है, फिर उसके बाद में 2 नंबर को इंसर्ट किया है, फिर अगेन उसके बाद में 9 नंबर को इंसर्ट किया है। तो इस तरीके से हमारी एल्गोरिथम्स के थ्रू ये हमारे एनक्यू हो चुका है क्यू के अंदर। नेक्स्ट जब अब डी क्यू की बात आए तो सबसे पहले डी क्यू कौन होगा, जो सबसे पहले एलिमेंट हमारा अंदर गया था वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। तो हमारा सबसे पहले एलिमेंट इंसर्ट जो हमने किया था 7 नंबर पे, जो सबसे पहले किया था वो अपना वर्क कंप्लीट करके सबसे पहले बाहर आएगा। सेकंड नंबर पर हमने किया था 2 एलिमेंट को इंसर्ट किया था, तो वो हमारा पहले एलिमेंट्स क्लियर करके बाहर आएगा। एंड देन थर्ड नंबर पे हमारा था -9 एलिमेंट्स, वो -9 एलिमेंट्स थर्ड नंबर पे थर्ड पोजीशन पे आएगा। इसलिए इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहा जाता है। नेक्स्ट पीक और फ्रंट की बात करें तो पीक और फ्रंट एलिमेंट्स का जो फर्स्ट जो एलिमेंट्स होगा वो पीक और फ्रंट कहलाएगा। इसकी इज एम्प्टी और इज फुल की बात करें कि अगर ऑपरेशंस ये हमारा एरर, ये क्यू हमारा अगर पूरा खाली हो जाए, एन क्यू और डी क्यू पूरी तरीके से हो जाए तो उस कंडीशन को बोलेंगे इज एम्प्टी। पूरा खाली हो जाने के बाद हम उसको कहेंगे इज एम्प्टी। और अगर हमारी क्यू पूरी तरीके से भर जाए, पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो जाए तो उस कंडीशन को बोलेंगे इज फुल। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्यू। क्यू कितने टाइप्स की हो सकते हैं, क्यू सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू और डबल एंडेड क्यू। बेसिकली हम सबसे पहले बात करते हैं सिंपल क्यू की। सिंपल क्यू क्या करता है, जो फीफो ऑर्डर पर ही वर्क करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वन साइड से एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, वो अपना एलिमेंट अपना वर्क कंप्लीट करके दूसरे साइड से उसको डिलीट करेंगे। वन साइड से ये एलिमेंट्स एनक्यू होगा एंड देन दूसरा जो उसका साइड से, जो रियर वाला साइड से, वहां से वो क्या होगा, डिलीट होगा। तो ये क्या करता है, फीफो ऑर्डर पर ही वर्क करता है। नेक्स्ट सेकंड जो आता है सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू क्या होता है, वन साइड से एलिमेंट को इंसर्ट करने के बाद वो वापस डी क्यू हो जाने के बाद वो वापस उसी पोजीशन से वापस इंसर्ट हो सकता है जहां से एलिमेंट को इंसर्ट किया गया था। जहां से एलिमेंट को इंसर्ट किया गया था वो वापस उसी सर्कुलर वे में वापस चल सकता है। जहां से हमने एलिमेंट्स को डिलीट किया, एलिमेंट को डिलीट किया, वहां से वापस वो इंसर्ट हो सकता है। इसी तरीके से 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स राउंड में इंसर्ट होकर के डिलीट हो जाएंगे और ये राउंड चलता रहेगा, इसलिए इसको बोला जाता है सर्कुलर क्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, जिसकी प्रायोरिटी क्यू के अंदर ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई होती है उसको सबसे पहले मेमोरी में लोड होने के लिए भेजा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास में अभी 3 क्यू है। 3 क्यू में से जिसकी प्रायोरिटी हाई है उसको दोनों को सबसे पहले लोड करने के लिए भेजेंगे। अब दोनों में से भी हम चेक करेंगे कि किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई है, वो सबसे पहले टाइमिंग के लिए मेमोरी लोड होने के लिए जाएगा। दैट मीन्स हम ये बताना चाहते हैं कि जिसकी प्रायोरिटी क्यू के अंदर सबसे ज्यादा हाई होती है वो सबसे पहले टाइमली अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए और मेमोरी में एक्सेस लोड होने के लिए सबसे पहले जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 टाइप्स की। डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों ही साइड से
इंसर्ट डिलीट हम कर सकते हैं। दोनों ही साइड से इंसर्ट एंड डिलीट किया जा सकता है। ये भी फीफो ऑर्डर पर ही वर्क करता है, क्योंकि जो सारे एलिमेंट्स हैं वो फीफो ऑर्डर पर वर्क करते हैं, और स्टैक के सारे एलिमेंट्स है जो लीफो ऑर्डर पर वर्क करते हैं। लीफो दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फीफो दैट मीन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। डबल एंडेड क्यू में क्या है, दोनों ही साइड से हम इंसर्ट भी कर सकते हैं एंड देन डिलीट भी कर सकते हैं, और इधर फ्रंट की साइड से भी डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, और रियर की साइड से भी इंसर्ट एंड डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड जो है हमारा लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट भी क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर का ही टाइप है। लिंक लिस्ट क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो आपस में नोड्स का इंटरकनेक्शन होता है। नोड्स का जो कलेक्शन करके रखता है उसको हम बेसिकली कहते हैं लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या है, बेसिकली नोड क्या होता है, जैसे कि हम पिक्चर में बता रहे हैं, ये नोड है। अभी हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, 3 नोड्स है हमारे पास। अब नोड्स के भी 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट डेटा एंड देन सेकंड नेक्स्ट। नेक्स्ट दैट मींस जो अगला वाला जो नोड है उसका एड्रेस होल्ड करके रखता है जो फर्स्ट वाला नोड है। इस तरीके से ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहते हैं। जो सेकंड वाला जो नोड है वो फर्स्ट वाले का एड्रेस होल्ड करके रखता है। इस तरीके से ये नोड आपस में अपना वर्क करती है, और इसके जो इंसर्ट करते हैं उस पार्ट को बोला जाता है हेड, जहां से डिलीट करते हैं उस पार्ट को बोला जाता है नल। जो एरे के अंदर जो भी डिसएडवांटेज होते हैं, एरे के जो भी डिसएडवांटेज होते हैं उसको फुलफिल करने के लिए लिंक लिस्ट बनाया जाता है। एरे की जो साइज है वो फिक्स्ड रहती है, इसकी जो लिंक लिस्ट की साइज है वो नॉट फिक्स्ड रहती है। आगे हम बात करें तो ट्री क्या है। अब जितने भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थे उनकी बात हो गई। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो सारे एक ही सीक्वेंस में वर्क करते हैं, एंड देन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिनका कोई सीक्वेंस नहीं होता है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे 2 कौन से आते हैं, ट्री एंड देन ग्राफ, जिसका कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं रहता है। जिसमें फर्स्ट आता है हमारा ट्री। ट्री क्या है, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो हिरारिकल स्ट्रक्चर पे परफॉर्म करता है। ट्री क्या करता है, इसमें बहुत सारे एज एंड नोड्स होते हैं। एज जो जितनी भी लाइंस है जो एक दूसरे को इंटरकनेक्ट कर रही है उसको हम कहेंगे एज, एंड देन जितने भी ये राउंड्स में जो भी सिंबल्स दिख रहे हैं उसको हम बोलेंगे उसका नोड। अब जैसे हमने एक सपोजली ट्री बनाया है, उसमें जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट रहेगा, टॉप एलिमेंट, उसको ट्री का रूट एलिमेंट या रूट नोड कहा जाता है। सेकंड जो लास्ट रहेगा, सेकंड टॉप मोस्ट एलिमेंट रहेगा, उसको हम बोलेंगे पेरेंट क्लास या पेरेंट नोड। उसके बाद पेरेंट के अगर और कोई डिवाइड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास, तो वो चाइल्ड क्लास के अंदर आता है। और जो रूट के बाद वाली जो भी क्लासेस होती है वो पेरेंट क्लास के अंदर आती है। बेसिकली हम डायग्राम्स के थ्रू, जैसे ये डी किसका पेरेंट है, बी किसका पेरेंट है, ए का। अगर हम चाइल्ड की बात करें तो बी के चाइल्ड कौन है यहाँ पे, डी एंड ई। अगर हम इसकी बात करें तो डी के चाइल्ड कौन है यहाँ पे, आई एंड जे। तो यहाँ पे डी क्या हो गया, पेरेंट नोड, और इसके चाइल्ड नोड कौन हो गए, आई एंड जे। अगर ये इस तरीके से कोई एंगल सेट हो जाए, इस तरीके से कोई एंगल बन जाए, तो उसको हम कहते हैं सब ट्री। उसको हम क्या बोलेंगे, सब ट्री। इसके क्या होता है, जितने भी लेवल्स पे वर्क करता है उसके लेवल्स बन जाते हैं, जितने भी टाइप का हम लंबा ट्री बनाना चाहे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। जो फर्स्ट होता है वो लेवल 0 से स्टार्ट होता है। सेकंड जो होता है, जो लेवल फर्स्ट, लेवल 2 एंड देन लेवल 3 से इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू है स्टार्ट होती है। सिबलिंग्स क्या होता है, ऐसे क्लास, सिबलिंग्स यानी कि ऐसी क्लास जिनके पेरेंट सेम होते हैं और चाइल्ड उनके मल्टीपल्स होते हैं। ऐसे चाइल्ड क्लास जिनके पेरेंट सेम होते हैं वो सिबलिंग्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम आगे इसकी बात करें, ट्री के अंदर ही पेरेंट नोड जिसकी हम बात कर ही गए हैं। जैसे हमने स्ट्रक्चर में देखा कि बी क्या था उनका पेरेंट, एंड डी एंड ई उसके क्या थे, क्लास, चाइल्ड क्लास। डी और ई के चाइल्ड क्लास कौन थे, पेरेंट कौन था, बी। अब
चाइल्ड क्लास की हम बात करें तो पेरेंट के जितने भी डिवाइड्स होंगे वो सारे चाइल्ड क्लास या चाइल्ड नोड के अंदर आएंगे। नोड की रूट नोड की बात करें तो ट्री का सबसे टॉप मोस्ट जो नोड होगा, सबसे जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा वो कहलाएगा रूट नोड। लीफ नोड या एक्सटर्नल नोड की बात करें, जो जितने भी एलिमेंट्स जो रिमेनिंग पीछे बचे हुए हैं वो सारे एक्सटर्नल नोड की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें ग्राफ की, हम बात करें ग्राफ क्या होता है, ट्री का ही सिमिलर पार्ट होता है। ग्राफ क्या है, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इसका भी स्ट्रक्चर कोई हमारे पास में फिक्स नहीं रहता है। बेसिकली इसका यूज सोशल नेटवर्क्स के मैप्स बनाने के लिए, उनका ग्राफ डिजाइन करने के लिए किया जाता है। छोटे पैमाने पर ग्राफ बनाने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ग्राफ क्या है, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, वर्टेक्स और एजेस का ग्रुप होता है। वर्टेक्स और एजेस दैट मीन्स जितने भी इसके अंदर लाइंस है जो आपस में एक दूसरे को इंटरकनेक्ट कर रही है उसको हम बोलेंगे एज, और जितने भी यहाँ पे ये सिंबल्स बने हैं, सर्कल्स बने हुए हैं, उसको हम बोलेंगे नोड या वर्टेक्स। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि ग्राफ वर्टेक्स और एजेस का कलेक्शंस होता है, वर्टेक्स और एजेस का ग्रुप होता है, जो बड़े सोशल नेटवर्क्स को हैंडल करने के लिए, उनका ग्राफ रिप्रेजेंटेशंस के लिए हम उसको काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे ग्राफ के टाइप्स। ग्राफ के टाइप्स होते हैं बेसिकली, फर्स्ट है नल ग्राफ। नल ग्राफ का मीन्स आप पिक्चर से देख सकते हैं, नल ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसकी कोई एज नहीं होती है, इसके अंदर कोई लाइंस आपस में इंटरकनेक्ट नहीं होती है, कोई लाइन आपस में इंटरकनेक्ट नहीं होती है, ओनली फॉर वर्टेक्स या नोड्स ही इसके अंदर होते हैं, वो कहलाता है नल ग्राफ। नेक्स्ट ट्रिवल ग्राफ की हम बात करें तो ट्रिवल ग्राफ क्या होता है, अगर हमें सबसे छोटा ग्राफ बनाना है, सबसे स्मॉलेस्ट ग्राफ बनाना है तो हम ट्रिवल ग्राफ को यूज में लेते हैं। ट्रिवल ग्राफ क्या करता है, सिर्फ जिसके अंदर एक सिंगल वर्टेक्स होता है, ओनली फॉर एक सिंगल वर्टेक्स अगर हमें बनाना है, सिंगल सबसे छोटा ग्राफ बनाना है तो हम ट्रिवल ग्राफ की बात करते हैं। तो दैट्स वाई क्लियर। नल ग्राफ क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी वर्टेक्स, कोई भी एजेस नहीं होती है, वो क्या होता है, नल ग्राफ। और ट्रिवल्स ग्राफ जो सबसे छोटा ग्राफ होता है। नेक्स्ट अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसकी कोई डायरेक्शंस नहीं होती है, जिसकी कोई डायरेक्शंस हमें पता नहीं होती है कि हमें कौन से वर्टेक्स के पास जाना है, कौन से नोड्स के पास जाना है, ठीक है। और डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, जिसके अंदर डायरेक्शंस हमें सिंबल्स पता होता है कि हमें 3 के बाद में 1 के पास जाना है, 1 के बाद में 4 के पास जाकर के उसको रिप्रेजेंट करना है। तो बेसिकली अनडायरेक्टेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसकी कोई डायरेक्शंस नहीं होती है, और डायरेक्टेड ग्राफ जिनको हमें डायरेक्शंस के थ्रू हमें पता होता है कि इसको कैसे फुलफिल करना है। नेक्स्ट कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड। कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, कनेक्टेड ग्राफ जो आपस में एज और वर्टेक्स आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं उसको हम कहते हैं बेसिकली कनेक्टेड ग्राफ। और डिसकनेक्टेड ग्राफ जिसके अंदर एज जो आपस में एक दूसरे से सबसे कनेक्टेड नहीं रहती है उसको हम कहते हैं डिसकनेक्टेड ग्राफ। तो ये हम बात करते हैं कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड ग्राफ की। ये इसके अंदर सारे जितने भी ग्राफ है जो टाइप्स है उसकी वो सारे इसके अंदर हमारे फुलफिल हो चुके हैं। आगे जो भी डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।